गंगा नदी तंत्र स्टार्ट किए थे हम, ठीक है। हमने स्टार्ट किया है अपवाह से। अपवाह क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, ठीक है। नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। पानी या जल के एक निश्चित दिशा में किसी वाहिका, जैसे नाली, किसी नाली से पानी बह रहा है, वो एक वाहिका है, ठीक है। तो एक निश्चित दिशा में किसी वाहिका द्वारा प्रवाहित हो रहे जल को हम लोग अपवाह कहते हैं, ठीक है। अब वैसे ही अपवाह, कई अपवाह मिलके अपवाह तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब ऐसे ही अपवाह तंत्र मिलकर निर्माण करते हैं तो हमारे भारत में बहुत सी नदियां, लगभग 4000 नदियां हैं, ठीक है। लगभग 4000 नदियां हैं। तो यहाँ से एक जल विभाजक है, जल विभाजक का मतलब वो है जो दो अपवाह तंत्र को अलग करे, ठीक है। ऐसा विभाजन जो दो अपवाह तंत्र को अलग करे उसे हम लोग जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। वो जल विभाजक भारत में स्टार्ट होता है यहाँ से, आपके उत्तराखंड के पास से स्टार्ट होता है और ऐसे होते हुए अरावली की पहाड़ी, जहाँ उसको दिल्ली रिच भी बोला जाता है, पंजाब में अम्बाला है, अम्बाला के पास और दिल्ली के पास जो आपकी अरावली पहाड़ी गई है रायसीना हिल्स से लेके, ठीक है। इसकी जो विस्तार दिल्ली तक है, तो दिल्ली में से रायसीना हिल्स कहा जाता है, ठीक है। रायसीना हिल्स थोड़ी सी उस साइड उठी हुई है ऊपर की तरफ, तो जो नदियाँ बहती हैं वो इस साइड बह जाती हैं। यानी इसके बाद इधर से आने के बाद ये अरावली, फिर यहीं से आपकी मुड़ जाती है विंध्य पर्वत श्रेणी, फिर अमरकंटक, फिर सतपुड़ा, फिर आ जाता है पश्चिमी घाट। भारत में यही आपके जल विभाजक का काम करता है। यानी इसके इधर गंगा नदी कैसे आती है? देखिए, जो गंगा नदी आती है, गंगा नदी तो यहाँ से उतर के यहीं से ही आ जाती है ना। अब गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है गंगा नदी का, अब इस साइड हो गया, और जो सिंधु नदी तंत्र आप लोगों को पढ़ाए हैं ये उधर हो गया। यानी इस सिंधु नदी तंत्र को और इस गंगा नदी तंत्र को, इन दोनों को अलग कर रहा है कि नहीं? अरे इसका भी अपवाह तंत्र है और इसका भी अपवाह तंत्र है, उसको अलग कौन कर रहा है? यहाँ से हिमालय, ठीक है, दिल्ली रिच, अम्बाला, ये फिर यहाँ पे अलग कर रही है अरावली, इसे अलग कर रही है विंध्य पर्वत श्रेणी, इसे कर रही है अमरकंटक, इसे कर रही है सतपुड़ा, ये कर रही है पश्चिमी घाट। यानी इस साइड की जितनी भी नदियाँ इस साइड आ रही हैं, इस साइड की जितनी भी नदियाँ इस साइड आ रही हैं, यानी कहीं ना कहीं ये बीच में उठा हुआ भाग है, ठीक है, वो होता है जल विभाजक, ठीक। वहाँ से पढ़ाते पढ़ाते हम आगे आए थे कि हमारे यहाँ नदियों का उद्गम हुआ है, कहीं पर्वतों से उद्गम हुआ है तो कहीं पठारों से हुआ है, ठीक है। जिनका पर्वतों से हुआ है वो तो बारहमासी हैं, क्योंकि जिन पर्वतों से हमारे गंगा, यमुना, इन नदियों का उद्गम हुआ है, चाहे वो सिंधु हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, इन जो नदियों का उद्गम हुआ है ये नदियाँ 5000 6000 मीटर की ऊंचाई के पर्वतों से निकलती हैं, ठीक है। जब उससे निकलेंगी तो उस पर्वत पे कहीं ना कहीं बर्फ बन रहा है, ठीक है। जब बर्फ बनता है तो वो बर्फ पिघलता भी है, जब पिघलेगा तो कहीं ना कहीं वो पानी बन के आएगा ही आएगा, ठीक है। इसीलिए जो नदियाँ हमने कई 3 प्रकार में बांटा था, एक था कि जल विभाजन का आधार पूर्वी अपवाह तंत्र और पश्चिमी अपवाह तंत्र, 2 ये हो गया, ठीक है। एक था सागरी अभिविन्यास, मतलब कौन आके अरब सागर में गिर रही है, कौन आके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। एक तो बोले थे हम उद्गम के आधार पे कि कौन हिमालय से निकलती हैं, कौन प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, 3 प्रकार हम बताए थे, ठीक है। ये तीनों प्रकार में हम पढ़ा रहे हैं आपको उद्गम के आधार पे, कि उद्गम के आधार पे नदियाँ उत्पन्न कैसे हुई, उनमें तंत्र कैसे बन रहा है, ठीक, वो चल रहा है। उसी में हमने पहला जो स्टार्ट किया था पढ़ाना आप लोगों को, वो स्टार्ट किया गंगा तंत्र, सॉरी, सबसे पहले हमने आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र पढ़ा के अब हम दूसरे पे आए हैं, इसमें चल रहा है गंगा नदी तंत्र,
ठीक है। इस गंगा नदी तंत्र में हम जब एक दिन पढ़ाए हैं आप लोगों को, और इसमें बताए हैं कि इस गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री से होता है। जो गंगोत्री पर्वत श्रेणी है, जो गंगोत्री हिमनद है, पर्वत श्रेणियों पे हिमालय के वहाँ पे जो हिमनद है, वहाँ से एक नदी निकलती है भागीरथी। और उसी उत्तराखंड में एक और हिमनद है जिसका नाम है संतोपथ हिमनद, यहाँ से निकलती है अलकनंदा। और एक हिमनद है जिसका नाम है पिंडार, ठीक है, यहाँ से निकलती है पिंडार नदी। इन तीनों नदियों से एक और हिमनद है यमुनोत्री हिमनद, इससे निकलती है यमुना। ये जो नदियाँ निकल रही हैं, ये तो खैर अलग नदी है यमुना, इसे आज पढ़ना हम लोगों को है, ठीक है। हमने जो आगे पढ़ा है कि गंगा नदी का उद्गम अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से होता है। ये नदियां आके देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी ये दोनों मिलती हैं। इस मिलने के बाद अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने के बाद ये नदी बनती है गंगा नदी। एक्चुअली हम लोग भागीरथी को ही गंगा मानते हैं, लेकिन इसका जो नाम है, ये अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के मिलने के बाद ही ये जो है आगे बढ़ती है तो गंगा कहलाती हैं, और हरिद्वार में आके ये मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, ठीक है। इसके आगे फिर आगे चलती जाएंगी भागीरथी नदी, फिर आगे आएंगे तो पश्चिम बंगाल में इन्हें फिर भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी जो नाम पश्चिम बंगाल में इनके दो भाग होते हैं, बताएं आपको, हुगली और भागीरथी दो भागों में विभाजित होती है। भागीरथी नदी जैसे ही फरक्का बैराज के पास से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, ठीक है, फरक्का जो बैराज बना है, भागीरथी नदी यहाँ से जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी वहाँ पे इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है, ये बताएं। और उधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम हो जाता है जमुना। ये है आपकी यमुना, उसका नाम है जमुना। ये ज है और य है। ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना होगा, जबकि आपकी इस गंगा का नाम यमुना है, गंगा का नाम पद्मा है, और जो ये निकल रही है इसका नाम यमुना है, ठीक है। अब गंगोत्री और अलकनंदा, ठीक है, गंगोत्री और अलकनंदा के मिलने से जब ये देवप्रयाग में मिल रही हैं तो इनका उद्गम हो रहा है किस नाम से? गंगा के नाम से। पहले हम लोग मानते इसी से किसी से उद्गम हुआ है, लेकिन इसके और इसके गंगोत्री के मिलने से और संतोपथ की जो अलकनंदा है इसके मिलने से, इन दोनों के मिलने से देवप्रयाग में यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। यहाँ से निर्माण होगा तब आगे नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो गंगा का निर्माण कहाँ से हुआ? गंगोत्री से निकली है भागीरथी, और संतोपथ हिमनद से निकली है अलकनंदा। इससे जब दोनों से नदी निकली है, अब इसमें देखिए, इसमें भी तो कई नदियाँ मिली हैं आके, ठीक है, लेकिन ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है। ये नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदी हैं। बाकी ये देख रहे हैं अलकनंदा, और हम क्या बताएं कि कौन सी नदी मुख्य होगी? कौन सी नदी मुख्य होगी? जैसे नहीं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि हम किस नदी को मुख्य नदी मानेंगे। यहाँ नहीं, आपसे कोई ऑलरेडी पूछ दे कि नदियों का जाल है, ठीक है, कई नदियाँ आके मिल रही हैं, ठीक, जो नदियाँ आके मिल रही है एक दूसरे से तो वो तो सहायक हुई, ठीक है। लेकिन उसमें कैसे मान लेंगे आपकी जो सबसे मुख्य नदी कौन सी है? जो सबसे गहरी नदी हो, यानी इस नदी में अलकनंदा जो है सबसे गहरी है, और यहाँ गंगोत्री जो है ये सबसे गहरी है। यानी इन नदियों की अपेक्षा जो धौली, गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी है, इन नदियों की अपेक्षा जो अलकनंदा है गहरी है, लेकिन गंगोत्री जो है इस अलकनंदा से गहरी है। तो यानी इस गंगोत्री के नाम पे इसका नाम आगे बढ़ने पे गंगा पड़ जाता है, ठीक है। हम लोगों ने इसका पूरा पढ़ लिया था कि कौन सी नदी इसके बाएं तट से आके मिल रही है, कौन सी नदी आके इसके दाएं तट से मिल रही है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे कि नमामि गंगे परियोजना चलाई जा रही है जून 2014 से मई 2014 में। देश के प्रधानमंत्री बने मोदी जी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में, मई 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने।
जून 2014 में उन्होंने ऐलान किया कि हम गंगा नदी को साफ करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए 20,000 करोड़ रुपए देंगे। बारिश हो रही लगता है, बारिश हो रही है ना? अच्छा, बारिश अभी हम लोग को आप लोगों को पढ़ाए हैं, अच्छी तरह पढ़ाए हैं, खूब समझा के गाना भी गा के बता दिए कि देखिए इस तरह गाना होता है। ये बारिश किससे हो रही है? पढ़ाएं आप लोग। बादल से तो हो ही रही है, लेकिन किस मौसम से हो रही है? हम आपको पढ़ाए हैं कि एक तो मौसम रहता है जो नीचे से आता है केरला से, एक तो मौसम है कि जो जब सूर्य वापस लौटता है तब आता है, यानी मौसम का लौट रहा होता है। ये तीसरी वर्षा हो रही है, ये किस आधार पे वर्षा हो रही है हमको ये बताइए। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी उत्तरी से नहीं, पश्चिमी विक्षोभ होता है। हम आपको बताए थे कि जो जो अफ्रीका के ऊपर, ठीक है, जो अफ्रीका के बाद में अटलांटिक महासागर है, ठीक है, वहाँ से गर्म हवाएं उठती हैं, ठीक है। तो भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक सागर के जस्ट बगल में ही भूमध्य सागर, वहाँ से हमारे पश्चिम की साइड पूर्व की साइड बहती हैं, ठीक है, हमारे पूर्व की साइड बहती हैं। लेकिन हमने आपको बताया है कि हवाओं का नाम किस आधार पर डिसाइड किया जाता है, वो हवाएं जिस साइड से आती हैं, यह नहीं कि जिस साइड जाती हैं, ठीक है। यानी जो हवा पश्चिम से आएगी उसे हम लोग कहेंगे पश्चिमी हवा। जो हवा पूर्व से आएगी, यानी देखते हैं जब हवा कोई पूर्व से बहती है तो लोग कहते हैं पूर्वा बहत है, कोई हवा जब पश्चिम से बहती है लोग कहते हैं पश्चिमा बहत है। उसी को लाता है, जैसे कोई व्यक्ति बिहार से आया तो उसको हम लोग बोलते हैं बिहारी, उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं मुंबई तो लोग बोलते हैं भैया, महाराष्ट्र के लोग आते हैं तो उन लोग को बोलते हैं मराठी। आया कहाँ से है? महाराष्ट्र से। उसी तरह हवा जहाँ से आएगी उसको वही दिशा देंगे। तो वो जो हवा है अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर से जो है, वहाँ से जब हवा उठती है और अपने दिशा में पूर्व की तरफ भागती है, लेकिन वो हमारे हिसाब से पश्चिम से आ रही है। जब आप भूमध्य रेखा से देखेंगे, भूमध्य रेखा से करें, तो हम वही तो बता रहे हैं कि आप समझिए उसको। जो हम जब देखेंगे, जब हम भूमध्य सागर को देखेंगे तो हमारे पश्चिम में है, ठीक है, वर्ल्ड मैप में भूमध्य सागर हमारे पश्चिम में है, लेकिन हवा तो उधर ही से आ रही है। लेकिन वो जब देखेंगे, भूमध्य सागर के पास वाले जब व्यक्ति देखेंगे तो वो कहेंगे कि जो हवा ये जा रही है पूर्व की तरफ। उनके देखने के हिसाब से यही ना होगा कि हवा पूर्व की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये जो वर्षा हो रही है ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा हो रही है। मैक्सिमम 10 दिन होगी, झिमिर 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 10 दिन होगी, ना कपड़ा सूखेगा ना कुछ होगा, भीजल कपड़ा पहनना होगा, ठीक है ना। ये बारिश नहीं होता है, ये किचकिच वाली बारिश ही है एकदम पूरा। लेकिन गेहूं को तेजी होती है, ऐसा भी नहीं है। अरे तो एक आध बार तो होगी, देखिएगा अभी तेज हो रही है ना, कुछ देरी बाद देखिएगा झिम झिम करती रहेगी, झिम झिम करती रहेगी, फिर 5 दिन 6 दिन बाद फिर अपने आप समाप्त हो जाएगी। नहीं देखते आप लोग 26 जनवरी देखते हैं? 26 जनवरी आने वाला है, 20 दिन 22 दिन 23 दिन बाद आएगा ना। 26 जनवरी आएगी, हल्की हल्की बारिश हो जाएगी, बूंदाबांदी हो जाएगी, पूरा 26 जनवरी खराब हो जाएगा। ये बारिश हो रही है पश्चिमी विक्षोभ से। एक चीज़ और बताए थे कि जो ये पश्चिमी विक्षोभ से बारिश हो रही है, इसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है और पंजाब में किस नाम से जाना जाता है? बताएं कि ये जो बारिश हो रही है इससे फायदा किसको होता है? इससे फायदा होता है पंजाब के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को, बिहार के किसानों को। इससे गेहूं को देखिए पानी उतना जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बहुत नॉर्मली पानी। जब गांव में गेहूं हम लोग रेंगाते हैं, हम लोग बोलते हैं पानी रेंगाना, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं पानी टिकाना, ठीक है। तो वो जो पानी हम लोग खेत में करते हैं उतना गेहूं के लिए जरूरत नहीं होती है जितना हम लोग को धान की जरूरत होती है पानी के लिए, ठीक है। तो ये जो बारिश है पंजाब में गेहूं को बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए पंजाब के जितने भी किसान हैं इस बारिश को कहते हैं टॉनिक। बताएं ये चीज़, टॉनिक बताए तो हैं, लिखा भी होगा PDF में कि इसे हम टॉनिक बोलते हैं। जबकि यही वर्षा जब राजस्थान में होती है तो वो लोग इसको बोलते हैं मावट। हाँ मावट, यूपी में नहीं कुछ नाम है उसका, हम लोग झिमिर झिमिर बारिश बोलते हैं, ठीक है, कोहरा बोल देंगे, फुआसा बोल, हम लोग कुछ बोल देते हैं। हम लोग का क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले कुछ बोलेंगे, बरखा होती है। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि झिमिर झिमिर बारिश होती है, घाम और बारिश होती है कि सियार के बियाह होते हैं। मतलब बारिश और घाम में उससे सियार के बियाह से क्या मतलब, पता है सियार का बियाह होता था? सुने? धूप भी रहता है, बारिश भी होता है। अरे वो बादल है अपना उस साइड चला गया तो देखिए, जैसे क्या कि जब बादल इस साइड है, सूर्य इस साइड है,
ठीक है, और बादल कोई इस साइड से आ रहा है, हल्का ही बादल है, ठीक है। अब जब बादल रहेगा और बारिश हल्का हल्का होगी तो दिखेगा नहीं घाम, बादल तो बहुत कम है, ठीक है, बादल कम है, वो घाम, वही बात है ना। आप ये आपको कब समझ में आएगा? जिस दिन हम पढ़ाएंगे कि क्या होता है मेघ बादल, क्या होता है कपासी बादल, कैसे परत वाले बादल होते हैं, कौन से खूब काला बादल होते हैं, कौन उज्जर खूब बादल होता है, जब वो पढ़ा देंगे तो आप एकदम समझ जाएंगे। देखता कहेंगे अरे उजर का बादल है, मतलब बारिश ना हुई, खूब करिया बादल है, मतलब बारिश ना हुई, मतलब जवन बादल भूवर रही हुए बारिश हुई। तो जब बादल पढ़ा देंगे कि बादलों में कई प्रकार, हाँ काला बादल से बारिश होता है। नहीं, काला बादल से उतना बारिश नहीं होता है जितना बादल, देखिए भूरा बादल से जितनी बारिश होती है काला बादल से बारिश नहीं होती उतनी। हम जब बादल पढ़ाएंगे तो आप लोग बादलों में देखते हो कि पतली परत होती है, कभी कभी खूब मोटे मोटे बादल आते हैं, कभी कभी देखें खूब गजिन गजिन अलग अलग गाज टाइप बादल अलग अलग जाते हैं, देखें ना। कभी कभी देखें जैसे जहाजिया देखें, जहाजिया के जैसा जब उसका धुआं पीछे रहता है तो जहाज के जैसा पतला पतला परत रहता है बादल का। एक तो वो हो गया, एक तो खूब गजिन गजिन जैसा लगता है कि जैसे किताबिया में नहीं बना रहता है, और आप लोग गाज देखते हैं वैसा वैसा बादल रहेगा। और खूब एक घनघोर काला बादल रहेगा। तो कई ठो बादल के प्रकार हैं, वो पढ़ाएंगे तो बताएंगे हम, ठीक है। तो ये जो बारिश हो रही है ये पश्चिमी विक्षोभ से हो रही है, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा बार बार आ रहा है, भूमध्य सागर से आती है, ठीक है। इसे राजस्थान में मावट, पंजाब में टानिक के नाम से जाना जाता है, हम लोग इसे पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं आपको ये नमामि गंगे परियोजना, ठीक है। नमामि गंगे परियोजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में ऐलान किया कि हम गंगा नदी को साफ करना चाहते हैं, ठीक है। इसी गंगा नदी को साफ करने के लिए अब जितने भी इस गंगा नदी के तंत्र होंगे, ठीक है, अब इन सभी गंगा नदी के तंत्र को, अब इस गंगा नदी तंत्र में कोसी है, महानंदा है, गंडक है, सरयू है, गोमती है, रामगंगा, यमुना, काली सिंध, बेतवा, बनास, चंबल, कर्मनाशा, पुनपुन, सोन, फल्गु, ये जो नदियां हैं आप मान रहे हैं कि इस गंगा नदी में रोक लेंगे, ये भी तो नदियां हैं। तो ये भी कहा गया है कि जितनी इनकी सहायक नदियां होंगी, इन किसी भी नदियों में किसी भी फैक्ट्री का पानी नहीं गिराया जाएगा। लेकिन गिराएंगे कहाँ? गिराएंगे कहाँ? प्रयागराज में चले जाइए संगम के पास, उस नदी की इतनी हालत बेकार है, इतनी बेकार है कि उस नदी का पानी बिल्कुल काला है, इतनी फैक्ट्री का पानी उसमें गिर रहा है। अभी उसमें एक सीवर ट्रीट प्लांट है, ठीक है ना, उस सीवर से जा रहा है पानी, उस सीवर मिल रहा है गंगा नदी में। उस सीवर को आप देखेंगे तो सीवर से जो पानी आ रहा है ना, पानी गिरने के बाद और पूरा गाज बना दिया, पूरा जितना जा रहा है उस सीवर वहाँ पूरा गाज बना के रखा है। सोचिए कि कैसे गंगा नदी साफ होंगी। अब इस गंडक से कोई नदी में पानी, कोई कंपनी अपनी पानी गिराएगी, ठीक है, वो आके इसी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी गंगा नदी कैसे साफ होंगी? यहाँ पे हर घाट पे हम लोग लाश जलाते हैं, ठीक है। भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार भी गंगा में सहयोग कर रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम लाई, ठीक, कि हम लोग लाशों को जलाने के लिए, जो लोग मृत्यु जिनकी हो जाती है उनको जलाने के लिए हम लोग सभी के गांव में एक ठो जलाने वाला, जो अग्नि वाला है उसको जलाने के लिए हम बनवा के देंगे, ठीक है। यानी जो आप लाश इस घाट पे आके जला रहे हैं उसे अपने गांव में जलाएंगे, सौदागृह, उसे सौदागृह बोला जाता है। वो हर गांव में दिया गया है, हर गांव में, उत्तर प्रदेश के हर गांव में, गांव का मतलब ग्राम सभा, एक ग्राम सभा में एक सौदागृह दिया गया है। उसके लिए सरकार ने दिए 24 लाख रुपए, हम लोग बनवाए हैं खुद, जो हम लोग के प्रधान हैं हम लोग खुद बनवाए हैं। उस 24 लाख में, इसी भी नाम से बॉस हो गया था प्रधान जी से, 24 लाख में खर्चा हुआ खाली 15 से 16 लाख रुपये। 1 लाख DPRO को दे दिया गया है, पढ़ाएं आप लोगों को, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर पढ़ाएं हैं कि मेन मालिक होता है, DPRO को दिया गया, कुछ विकास अधिकारी को दिया गया, जो BDO वगैरह होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो देखते हैं आके कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, उनको कुछ दिया गया। यानी उस पूरे सौदागृह को बनवाने में प्रधान जी को 6 से 7 लाख बचा, 2 से 2.5 लाख इधर तो खर्चा हुआ, ठीक है, फिर भी 4 से 5-6 लाख कहीं गया नहीं था, इतना बचा है। सौदागृह बना गया, कौन जलाएगा घर के बगल में? कोई जलाएगा घर के बगल में सब? लेकिन सरकार ने हर ग्राम सभा को दिया कि सौदागृह बनाइए, नहीं जलाएंगे, कौन जलाएगा? अरे अब जहाँ पे गांव से हट के नहीं होगा जमीन, कहाँ दी होगी सरकार? वैसे सरकार यही बोली है कि जहाँ कहीं नदी का किनारा हो, वहाँ पे बंजर हो, वहाँ पे बनाइए आप, ठीक है। लेकिन
भाई बन रहा है, जिसका बीच में ही है, जिसका प्रधान विपक्षी है, जैसे हम लोग के प्रधान अगर इस समय नहीं रहते तो हम लोग विपक्ष का प्रधान था, वो बनवाता था, हम लोग घर के सामने एक बंदर उसमें बनवाता ठीक है। लेकिन इस टाइम हम लोग के पक्ष के हैं, मतलब हम ही लोग लड़े ही थे, हम ही लोग लड़े थे मान के चलिए, तो हम ही लोग की वजह से सही से काम होता है। तो वो जो है कि बनवाए हैं इस बार, तो 24 लाख आया था उसके लिए, हमको वाह इतना पैसा सरकार दे। बनवाना उसमें ये है कि सौदागृह बनाएंगे तो एक ठो बनवाइए पहले, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे जलाने के लिए है, वैसा 1-2 ठो वैसा बना देना है, ठीक। उसको आधी छर्दवाली बना के, मतलब दीवार बना के, हम लोग छर्दवाली का बोलते हैं, जानते हैं छर्दवाली दीवार, उसको गिरवाना है, 2 ठो रूम बनवाना है, एक ठो वहाँ पे मशीन लगवा देना है और एक ठो करकट लगवा देना बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, ठीक है। रोक दीजिए इसको, रोकिए, बंद मत करिएगा, ठीक। तो जो अब इसके लिए जो गांव में लाशों को फूकने के लिए या जलाने के लिए जो सौदागृह बनाया गया है, उसके लिए सरकार ने इतना पैसा दिया, किस लिए? क्योंकि जो आप लाशों को जला रहे हैं गंगा नदी के तट पर लाके, जैसे यहीं पे मणिकर्णिका का घाट पे जलता है, हम लोग क्या सैदपुर उड़ियार में एक जगह है जौहरगंज, वहाँ जलता है, यानी घाटों पे ही जलता रहता है गंगा जी के, तो उसकी जो राख है, ठीक है, उसकी राख है उसी में जा रही है, ठीक। घाटों पे आप लोग जाते होंगे तो फूल आरती सब कुछ फेंका जाता है, सब गंगा जी में जाता है, ठीक है लोग। और ये जो नदियाँ हैं, इन साइड की नदियाँ हैं, नदियाँ कहीं ना कहीं जब बाढ़ लाती हैं तो कितनी गंदगी रहती है हर जगह, ठीक है। उसको पूरा बहा के लाएंगे गंगा जी में पटक देंगे, गंगा जी साफ रहेंगे उससे, और गंगा जी इतने नॉर्मली तो साफ नहीं होंगी। और देखिए जो ये गंगा जी हैं, इनको साफ करने के लिए इतने सिस्टम चलाए गए कि नहीं आप ये काम कर लीजिए, हटा दीजिए कि नहीं लाशों को नहीं फूकना है। आपको क्या लगता है इसे हिंदू धर्म आहत हो जाएगा? लेकिन धीरे धीरे देखिए इसको लेके जा रहे हैं साइड में लोग, जैसे गांव में पहले दे दिए, पैसा खर्चा कर दिया, अब एक ग्राम सभा में 24 लाख दे रहे हैं, ठीक है। अब इतना देते देते आने वाले फिर समय में कुछ और करेंगे, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्यवस्था दे दें। तो जैसे आपके घर पहले क्या था कि आप सामान लेने मार्केट में जाते थे, ठीक है, तो आपको जाना ही था मार्केट में। अब ऐसा हो गया है कि जो जैसे अभी हम लोगों को फ़ोन लेना रहता है तो बहुत लोग दुकान पे जाते हैं फ़ोन लेने के लिए, बहुत लोग ऑनलाइन फ़ोन ले रहे हैं कि नहीं? तो आपके अंदर आलसपन आया कि नहीं आया? और आज ही शहर की स्थिति ये है कि कोई अगर एक्सपायर हो रहा है तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक ही गली के लोग हैं, उनके घर में कोई एक्सपायर हुआ, उनके बगल वाला जानता ही नहीं उनको, वो आएगा ही नहीं उनके घर। देखिए आज की ताक कितने होते जा रहे हैं लोग, आलसपन कितना आता जा रहा है, ठीक है, जाएंगे ही नहीं। सरकार अभी दे रही है ऐसा, अभी लोग कह रहे हैं, अभी लोग हिंदू धर्म के हैं थोड़ा, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं हम गंगा जी के तट पे ही जाएंगे जलाएंगे, वहीं तट पे ही जाएंगे जलाएंगे। लेकिन धीरे 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 आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद देखिएगा वही आदमियाँ सब यहाँ नहीं आएंगे, कहेंगे गंगा नदी का पानी लेके चले जाएंगे, ठीक है, गंगा नदी का पानी लेके चले जाएंगे। ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा कि जाइए गंगा नदी का पानी वहाँ भर के, यहाँ से कुछ ऐसा बना दिया जाएगा नहीं कि यहाँ से गंगा नदी का पानी भरिए ले जाके वहाँ पे रख दीजिए, जो लोग जाएंगे उसमें थोड़ा सा पानी लेके ऐसे नहा लेंगे, जो भी जाएंगे थोड़ा सा नहा लेंगे, ठीक है। या तो जिसको फूकना होगा जो जाएगा गंगा नदी का पानी लेके आएगा, यहाँ पे सभी लोग बना के फूक लेंगे, ठीक है। यानी आपको अस्थिताय बना दिया जाएगा, जैसे ऑनलाइन अस्थिताय बना दिया, आलस बना दिया है, उस तरह वो भी बना देगा। आप आएंगे ही नहीं यहाँ पे, कहेंगे जब एक कोई स्टार्ट किया, अगर कोई एक अच्छा, सबसे बड़ी बात है इस चीज़ को देखते हुए कि ये चीज़ लाएगा कोरोना के काल में। कोरोना के काल में इतनी बुरी स्थिति हो गई, लोग इतने एक्सपायर होने लगे कि जगह नहीं मिल रही थी कोरोना के लिए। गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, उसी को लेकर कितना बवाल हुआ था। गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, लोग जलाए तक नहीं, छोड़ दिए, ठीक है। तो अब उसी के लिए सरकार कुछ प्रोत्साहन के लिए कि आने वाले फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसकी वजह से ऐसी समस्या ना हो, लोग अपने ही यहाँ पे जला लें, क्योंकि उस समय बहुत समस्या हो रही थी। अरे सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर 10 बजे यहाँ पे आया था ना मणिकर्णिका घाट पे, उसको रात हो जा रही थी 10-11, उसके जलाने के लिए उसका नहीं जल पा रहा था, उसका जलाने के लिए अभी रखा जाएगा लकड़ी पे। सोचिए कि 12 घंटा बाद तो मौका मिल रहा था, उस 12 घंटे बाद फिर जलाएंगे, फिर 5-6 घंटा लगता है, यानी पूरा एक दिन जाता था। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। विदेशों का खैर देखिए बहुत जगह तो हम लोगों का मट्टियों से तोपा गया, लोगों को दबाया गया जेसीबी से खन के, बहुत से लोगों को। अरे जितने भी लोग ये थे जो मेडिकल में जो लोग एक्सपायर हो गए थे अस्पताल में ही, उनके परिवारजनों को कहाँ दिया जा रहा था? कोरोना काल में परिवारजनों को नहीं दिया था। इसी में बहुत ज़्यादा धांधली हो गई,
इसी में तो बहुत धांधली हुई, किसी के किडनी निकालेंगे, किसी के गुर्दे निकालेंगे। जो सही व्यक्ति रहते थे उनको भी कहते हैं कि इनको कोरोना हो गया है, ये कोरोना में मरे हैं। हमारे यहाँ एक थे, पीजीआई हॉस्पिटल है, वहाँ पे मतलब बीमार हुए, एकदम सही थे, नॉर्मल कुछ हुआ नहीं था, बीमार हुए, कहीं गए भी नहीं थे, वो बीमार हुए, गए अंदर तो बोल रहा है कोरोना हो गया, एक ही दिन में स्टार्ट हो गए। और सब कुछ उनका निकाल वगैरह के रुई भर के सब बंद सील दिए थे, काम खत्म। और उसको एक बोरा में पैक करके घर भी नहीं देते, जानते घर पे नहीं आती थी लाश उस समय। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने सोचा कि नहीं हम कुछ ऐसा नियम बनाए, तो सरकार इधर भी कि गंगा भी मेरा साफ हो जाएगी, हमें भी नियम बना लेंगे। ठीक है, एक तो है कि गंगा के लिए एक क्रूज चलाया गया, थोड़ा मोबाइल दीजिए, गंगा के लिए एक क्रूज चलाया गया। ठीक है, 2022 में गंगा के लिए क्रूज चलाया गया कि यहाँ से, इस गंगा से मतलब जाने आने के लिए क्रूज सेवा चलाई जाएगी। ठीक है, वाराणसी टू डिब्रूगढ़ गया था, फिर जाएगी क्या? देखिए, ये 25,000 से 50,000 के बीच इसका किराया है। ठीक है, और आपके इस गंगा नदी के बनारस घाट से जाना है असम के डिब्रूगढ़ तक। ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद देखिए टोटल जो सफ़र है 52 दिन का है। अब सोचिए कि किसके पास 52 दिन का समय होगा। और देखिए कि ये जो क्रूज चलाई जा रही है, जो क्रूज चल रही है, इस क्रूज में बड़ी बड़ी जहाज़ें चलने के लिए, जैसे इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, एक रोड है, ठीक, मतलब पानी वाला, जैसे एयर मार्ग है, ये वाला रास्ता है, फिर जल वाला मार्ग है। ठीक है, जैसे समुद्र में जल मार्ग है ना, उस तरह हमारी गंगा नदी में भी जल मार्ग बना है, कुछ ब्रह्मपुत्र नदी में भी बना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर मतलब पर्यटन को बढ़ाने के लिए कि हम घाटों को बढ़ा रहे हैं, हम पर्यटन को समुद्र द्वारा बढ़ा रहे हैं, या हम जो है व्यापार करना चाहते हैं। जो चीज़ें मान के चलिए कि जो चीज़ें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, ठीक है, उसे ट्रक से लाने में ज़्यादा भाड़ा लग रहा है। ठीक है, लेकिन आप जिस दिन उस क्रूज से लाएंगे या उस पानी वाली जहाज से लाएंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगी। टाइम नहीं बचेगा। हाँ, टाइम नहीं बचेगा। हाँ, पुल उतने बड़े नहीं बनेंगे ना, उतना बड़ा जहाज में नहीं आएगा वो। और समुद्र का क्या होता है, समुद्र में कितनी भी बड़ी जहाज आ जाती है, आपको वो जहाज भी देखना है, प्लस उतनी गहरी गंगा है भी नहीं। ठीक है, आप उस गंगा नदी को गहरा बनाने के लिए लोग बोलते हैं कि गंगा नदी का जो मिट्टी है उसको जेसीबी से खन के साइड कर दीजिए, जेसीबी से खन के साइड में निकाल दीजिए। अरे भैया कैसे साइड में निकाल दें? ये बताइए कि हम आपको पढ़ाए हैं कि अभी जो पर्वत है अभी नवीन है, अभी नया बन रहा है। नदियाँ क्या है कि अपने ऊपर से पहाड़ों से मिट्टी काट के ला रही हैं। गंगा के घाट के किनारे चले जाएंगे आप लोग तो माटी वो लगा के रख ले रहता है, पूरा भर देता है। आप सोचिए कितनी बार आप गंगा नदी को खनेंगे और फिर मट्टी निकाल के बाहर करेंगे, फिर खनेंगे, मट्टी निकाल के बाहर करेंगे, फिर लाएंगे, फिर भर जाएगा। तो कैसे लोग कह देते हैं कि जेसीबी से खना हुआ, जेसीबी खनवा के उस मट्टी को बाहर करवा दीजिए। अरे सर इतना भी तो कम गहरा नहीं है कि आप जेसीबी लगा के खनते जाएंगे। नहीं, आप खन देंगे, आप जेसीबी लगा के खन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कितनी बार आखिरकार हम उस नदी में खनाई खुदाई कर सकते हैं जहाँ पे हमें मिट्टी दोबारा ना मिले, जहाँ पे वो बन गया तो गहरा ही बना रहे। लेकिन हम जान रहे हैं कि जब ये नवीन पर्वतमाला से ये गंगा नदी निकल रही हैं, हम जान रहे हैं कि ये मिट्टियों को तोड़ती फोड़ती हैं, हम जान रहे हैं कि इन्हीं से मिट्टी का निर्माण होता है, हम जान रहे हैं कि बालू इसी से निकलता है, सफ़ेद वाला बालू जो किनारे किनारे है इसी से निकल रहा है। कितनी बार आप खनेंगे, कितनी बार गंगा नदी को गहरा करेंगे आप? लेकिन लोग हैं, कुछ लोग ज्ञानी लोग कह देते हैं कि नहीं कि उसको खन कटा दीजिए गहरा हो जाएगा। अरे कैसे गहरा हो जाएगा भैया? ठीक है, तो इसमें गंगा क्रूज सेवा चली थी। अब आपको बता रहे हैं कि ये 12 जनवरी में ही चला था। ज़्यादा दिन होता करंट अफेयर्स भी नहीं रहता ना, बस इतना गंगा क्रूज सेवा चली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया की सबसे लंबी यात्रा पर निकलने वाली रिवर क्रूज यात्रा एमवी गंगा विलास को रवाना किया। 52 दिनों में करीब 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर डिब्रूगढ़ पहुंचने वाले गंगा विलास के यात्रा की खासियत जानिए। अच्छा, खासियत ये जानते हैं, लिखा है कि ये 3200 किलोमीटर चलेगा, 5 स्टार सुविधा रहेगी। 5 स्टार मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? 5 स्टार मतलब समझते हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार जानते हैं इसका मतलब? नहीं, इसका मतलब है कि 5 महाद्वीप का खाना आपको मिलेगा। यानी भारत का भी
ऑस्ट्रेलिया का भी, अमेरिका का भी, इंग्लैंड का भी 5 स्टार का मतलब ये होता है। आप देखो कि 7 स्टार से ज़्यादा स्टार नहीं है किसी का। 9 स्टार नहीं, मुंबई 9 स्टार होटल फिर सही नहीं है, फिर 9 स्टार 7 स्टार ही होता है। 7 स्टार 9 स्टार मतलब नाम होगा उसका, उस होटल की रैंकिंग जो है 7 स्टार होती है। 7 से ज़्यादा वही बात करना पड़ेगा। ठीक है, 7 महाद्वीप है, ठीक है, उसी के आधार पे जो 7 है ना 7 स्टार मतलब उसी के आधार पे आपको खाना मिलता है। यानी अगर महाद्वीप में सर देश का होता है ना, एक महाद्वीप में 50 देश हैं, तो सर मतलब 7 स्टार जो एक स्टार में एक पूरा महाद्वीप, एक महाद्वीप का खाना आपको मिलेगा। 5 स्टार मतलब हम तो सुने थे कि सर हम लोग देखे थे तो यूट्यूब पे लिखा था एक देश का, एक मतलब एक स्टार एक देश का। अरे ऐसी कोई बात नहीं, एक महाद्वीप का है। ठीक है, तो सर एक महाद्वीप का, उस महाद्वीप पे जितने देश आ रहे हैं उस सबका खाना हुआ था उसमें। हाँ, आपके यहाँ चाइना खाना नहीं मिलता है? चाइना खाना आपके मिलता है कि नहीं? लेकिन आप समझे नहीं, जो लिखा था उसमें लिखा था और यहाँ खाना इस पे वो तो पहले से ऑलरेडी लिखा रहता है, तो ऑलरेडी पहले से। अरे जो चीज़ हम लोग खाते हैं मार्केट में, हमारे भारत का कहाँ उत्पादन है उसमें? खा रहे हैं वो, खा रहे मंचूरियन खाते हैं, हमारे भारत का है वो। बन तो रहा है ना। हमारे यहाँ, हमारे बनने से नहीं मतलब होता है कहाँ का वो, बन तो रहा आपके भारत में ही, लेकिन है कहाँ का वो? वहाँ का आप देखिए, चाइना पत्ता को भी आपसे ज़्यादा सब्जी चाइना उगाता है, आपसे ज़्यादा धान चाइना उगाता है, आपसे ज़्यादा गेहूँ चाइना उगाता है। तो पत्ता को भी खाने लगे। अरे वो सब पत्ता गोभी के साथ साथ कीड़ा बिच्छी सब खाते हैं सब। ठीक है, वो सब कुछ छोड़ते नहीं है। ठीक, तो ये जो गंगा क्रूज सेवा चली थी 52 दिनों के लिए चली थी, जनवरी में चली थी ये। ठीक है, 3200 किलोमीटर की रास्ता तय करना था इसको। विश्व की सबसे लंबी क्रूज सेवा प्रधानमंत्री जी सब खाली विश्व में सबसे पहला कर रहे हैं। उसके बाद इस क्रूज सेवा को कुछ पता ही नहीं चला, एक ही बार चली। आप सोचिए कि 52 दिन तक कौन जाएगा? 52 दिन और 60,000 70,000 1 लाख रुपया खर्चा करेगा तो कहेगा चलो विदेश घूम लेते हैं। समुद्र के तले बहुत घूमे हैं, और गंगा नदी के बीच में कहाँ दिखाएंगे आप उसको? पानी, गंगा नदी के बीच में उसको कहाँ दिखाएंगे आप? लेकिन नहीं, आप मजा लीजिए गंगा क्रूज सेवा का। ठीक है, अब इसमें देखिए, भारतीय लोग व्यंजन परिवेशन होंगे, जलेबी कचौड़ी चाट, बिहार का लिट्टी चोखा, भुजिया चावल जायके में शामिल होंगे। नाश्ते में चूड़ा मटर इडली सांभर जाए काफ़ी आदि ये सब परोसा जाएगा, यानी सब खाना मिलेगा। ठीक है, यानी जो गंगा क्रूज सेवा चली थी, भारत सरकार ने इसको चलाया था। ये पूछ देगा कि गंगा क्रूज सेवा कब चली थी, इसलिए बता रहे हैं इसको, हल्के मत दीजिए कि हंस के बता रहे हैं। ये पूछ देता है कि गंगा क्रूज सेवा कहाँ से कहाँ चली थी? वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक। कितनी टोटल दूरी थी? 3200 किलोमीटर। किसने इसका उद्घाटन किया था? हाँ, एक बार चली गई है ना, दूसरी बार कब चली? हाँ पता नहीं। वो बनाया गया था हर समय के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हुई है ना। अरे सर वो उतना जाएगी आगे तो खर्चा करेगी, उतना सा यात्री नहीं भर रहा है, उसमें खर्चा नहीं कर पा। किसके पास टाइम है 52 दिन के लिए? टाइटेनिक हुआ है, कई महीने के नाव चलती तो चलती। ठीक है, तो ये जो है इसी के ये चलाया गया था। ठीक है, 2023 में। इसको याद रखिएगा, किसने इसका उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, आप देखिए एक चीज़ और है, इनका ये बना रहे हैं गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना। ठीक है, और एक है हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल। गंगा की सफाई सुनिश्चित करने के लिए गंगा व उसकी सहायक प्रमुख नदियों यमुना, कोसी, ठीक है, यमुना, कोसी, रामगंगा, गोमती, सरयू, ये जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, इन सबों पे नहीं, काली गंगा, बनास, इन सबों पे नहीं होगा। जो इसकी यमुना की सहायक है, यमुना मेन सहायक है इसकी, ये रामगंगा, ये जो मुख्य डायरेक्ट आके मिल रही हैं। ठीक, उनके लिए क्या बोल रहा है कि इनके जो किनारे होंगे, जो गाँव होंगे, ठीक है, वो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे। जैसे आपका बनारस, जो बनारस है स्मार्ट सिटी में बनाया जा रहा है। ठीक है, जो उसके अगल बगल जो गांव होंगे उनको मतलब और विकसित किया जा रहा है। देखिए उनको क्या कहा जा रहा है कि जो आप अपने गांव बना रहे हैं उस गांव को दिया जाएगा कि अपने यहाँ सीवर बैठाइए, आप गंगा नदी का पानी अपने यहाँ का जो पानी है वहाँ में डाल के सीवर में डालिए, अपने घर पक्का बनाइए। ठीक है, उसलिए कि जो लोग गंगा नदी से जाएँ क्रूज से, जो लोग क्रूज से जाएँ तो देखेंगे भारत विकसित है, बस किनारे किनारे भारत विकसित है। देखिए ये विजन हम लोग छोटे देख रहे हैं, हम लोग भी छोटे पे देख रहे हैं, लेकिन जो बैठ के देश को चलाने की बात कर रहा है ना अधिकारी, वो बहुत लंबी सोच रहा है। बनारस के सब तो गंगा ही मेरे वो करते होंगे ना, क्या चीज़? पानी और जाता है सीवर का वेस्ट।
तो गंगा में जब जाता है कहाँ जाएगा? और तो अब कहा कर रहे हैं कि ये सीवर बन रहा है, सीवर जैसे बनेगा। वो बनाया जा रहा है सिस्टम, तो वो सीवर लेके गंगा ही में जाएगा। नहीं फिर आपके सीवर बनाया जाएगा दूसरा बड़ा सीवर, खूब बहुत बड़ा बड़ा सीवर बनाया जाएगा, उसमें जाएगा वो। और फिर उसके लिए पानी रिसाइकल के लिए मशीनें लगाई जाएंगी, जो आपका पानी रिसाइकल आप जैसे आपका ये जाता है नाला है ना, ये जाएगा जहाँ मिल रहा होगा वहाँ ऐसी मशीन लगाई जाएगी जो उस पानी पूरे पानी को रिसाइकिल करके वो पानी गंगा जी में छोड़ देगा, बाकी कचरा निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, जैसे समुद्र का पानी अगर आप शायद 2 मजूली पी लेना तो मर जाएंगे। समुद्र का पानी शायद 2 मजूली पी ले शायद मर जाएंगे, लेकिन उसी समुद्र के पानी को मशीन द्वारा प्यूरिफाई करके पी सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली आ रहा है। आने वाले समय में किसी को पानी पीने के लिए दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कॉस्टली होगा, पैसा महंगा होगा। दुबई जैसे, ठीक है, अब दुबई वो नहीं सोच रहा ना, उसको मंगाने से जो पानी मिल रहा है उसको उससे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा उसको वो प्यूरिफाई कराना। ठीक है, तो ये गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना समझें क्या, गाँव को विकसित किया जा रहा है उसके किनारे। ठीक है, इस मिशन की शुरुआत 13 अगस्त 2016 में। 10-5 रुपये लीटर होता है। हाँ 10 रुपये लीटर। हाँ, 10 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, यही ये सब गाड़ी लेते हैं, बढ़िया बढ़िया। जैसे देखिए, करवाने का तैयार है। अरे तो वहाँ का पैसा महंगा है ना आपकी वजह से। आपके एक वहाँ के समझ लीजिए हम लोग को पेट्रोल आप ले रहे हैं, कितने का मिल जाएगा हम लोग के पैसे से? आप लोगों के पैसे का 30 रुपया, 30 रुपये लीटर वाला तो सस्ता है। बहुत सस्ता है सर जी। तो आपके भारत की सरकार को 30-35 मिलता है, भारत सरकार 30 रुपये लेती है। तो आपको क्या लगता है? जीएसटी लगा के कुछ मंगाती है। जीएसटी लगा ही नहीं। 70 रुपये लगे। अरे जीएसटी कहाँ लगा है जी? उस पर जीएसटी कहाँ लगा? नहीं पढ़ा है कि जीएसटी नहीं लगा उस पर? इंपोर्ट और ये इंपोर्ट पे वो लगा है ना, प्यूरिफाई भी होता है। हम बोले एक्साइज ड्यूटी उस पर लगता है, सब वहाँ से मतलब प्यूरिफाई करके आता है कि यहाँ पे किया जाता है? वो सब बन के ही आता है, कुछ नहीं करना आता पूरा है। बन के आता होगा ना? डायरेक्ट जैसे यहाँ पेट्रोल आया डायरेक्ट पड़ गया ना, वहाँ से सब कुछ करके आके डायरेक्ट पड़ जाएगा नहीं। ठीक है, एक तो है हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल। गंगा कार्य योजना की सफलता के लिए, गंगा कार्य योजना की सफलता के बाद नमामि गंगा की सफलता के लिए हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल को अपनाने का निर्णय किया गया। ठीक है, इससे क्या है कि इस मॉडल में काम करने वाली एजेंसी को 20 वर्ष के लिए धन दिया जाएगा। ठीक है, जो कंपनी काम करेगी विकसित करने के लिए, गंगा को सफाई करने के लिए। जर्मनी की एक राइन नदी है, जर्मनी की राइन नदी है, अगर उस राइन नदी में आप एक का सिक्का फेंक देंगे तो सिक्का दिखेगा कि वो सिक्का कहाँ गिरा है, इतनी क्लीन है गंगा। जबकि जानते हैं उस नदी से कोयला ढोया जाता है, जर्मनी की उस राइन नदी में कोयला ढोया जाता है, लेकिन आप उसमें एक का सिक्का फेंक देंगे तो उसका एक का सिक्का दिखेगा कि कहाँ गिरा है। गंगा नदी में स्कॉर्पियो गिर जाएगी ना दिखेगा, जेसीबी डूब जाए सर बड़ी गलती। गंगा नदी में स्कॉर्पियो गिर जाए, अरे गिरी तो थी यहीं पे, ये जो पुल है गिरी नहीं थी इस से, यहाँ से गिरी थी, यही राजघाट नहीं थी। अरे ये यहाँ पे है, सैदपुर के पास वो पुल है, सैदपुर के पास वो पुल है, हाँ, जो जिसको मुलायम सिंह यादव ने बनवाया। ठीक है, जो चंदौली जा रहा है, चंदौली को टच नहीं कर रहा है, गिरा तो था वहीं पे। स्कॉर्पियो देखने को नहीं मिल रही थी, खो जा गया। गहरी नदियाँ भी नहीं होती होंगी वहाँ पे, जितना पानी से सिक्का दिख जा रहा है। तो देखिए। इतना गहरा नदी रहेगा तो उसमें सिक्का दिख जाएगा। गहरी नदी नहीं है लेकिन क्लीन है कि नहीं? आपके भारत की कौन सी नदी है? इतना पानी जा रहा है, एकदम क्लीन जा रहा है, तो दिखने करेगा। मतलब आप एकदम ना समझ है, मतलब हम कह रहे हैं कि उससे कोयला हो जाता तो आपको लग रहा है कितनी गहरी नदी होगी? तब भी सर नहीं दिखेगा। दिखता है, समुद्र देखे हैं, हाँ, देखते हैं पानी उसका क्लीन कितना रहता है, तो उसमें सिक्का थोड़ी दिखेगा। काहे नहीं दिखेगा? समुद्र में सिक्का दिखेगा। हाँ, इतना क्लीन रहता है। आप देखेंगे, नज़ारा देखेंगे तब तो चले जाइए मालदीव ना, मालदीव में नरमा मछलियाँ दिखती हैं ऐसे ऐसे कितना तैर रही हैं। अरे तो मैंने नाम लिया था, लिखा था हमने मछली दिखी होगी। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए ये लोग मतलब काम कर रहे हैं। तो जर्मनी की जो राइन नदी थी वो उसने मतलब आई थी काम करे गंगा जी को साफ करने के लिए। जर्मनी का आई भैया, ही बताइए, आओ किनारे किनारे लगा कर रखे हैं फैक्ट्रियाँ, वो सबका नलवा पानी लेके आ रहा है। हम साफ कर रहे हैं, आगे से आते थे वो पीछे से और भरता आ रहा है। हम कहाँ साफ करेंगे? कल आप कहेंगे कि साफा नहीं किए तो पैसा नहीं देंगे। बेचारी कंपनी चली गई जर्मनी की, कहेंगे हम आपके लिए साफ नहीं कर पाएंगे, आप सुधार लीजिए लोगों को। ठीक है, तो वो चली गई। ठीक है, ये था गंगा नदी का तंत्र। अब हमको पढ़ना है इनकी नदियों को। ठीक है, अब इसमें पहली जो नदी है यमुना नदी है। ठीक है, ये किस तट पे मिल रही है गंगा के? तो हम इनको मिटा रहे हैं।
से हरा वाले से लिखने लायक नहीं है, लिखिए तो मिटा दीजिए तुरंत। लिखने के बाद टाइम आने वाले को अच्छे टीचर इतना मतलब ये पावरफुल है हरा वाला। इसको इतनी पावर दे ही दी गई है, क्या करे वो। आखिर आप भी किसी टाइम में उसकी हरे वाले नहीं यूज करेंगे। ये अलग बात है कि लिखेंगे मिलने वाले से, लेकिन लास्ट में जो हरे वाले का थोड़ा सा पार्ट बोल रहे हो बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये 20,000 करोड़ दिया गया था ना, ये 20,000 करोड़ सरकार को। इसका पानी अब बोला समुद्र का पानी इतना साफ रहता है, दिखता है। तो टाइटैनिक डूबा था तो पानी सब निकाल लिए। बहुत देखें। अच्छा पढ़ाएंगे हम, पढ़ाएंगे आपको कि टाइटैनिक गया था तो उसको खोजने के लिए जहाज़ें कैसे गई थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन लोग गए थे। अभी तो गए थे पाकिस्तान के लोग डूब के मर गए थे। उसका वीडियो देखिए टाइटैनिक का, जो टूट के जहाँ बिखरा पड़ा नीचे ना, पानी के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वहाँ कोई जा नहीं पाया उसको लेने के लिए। इतना ज़्यादा प्रेशर है, बहुत प्रेशर होता है जितना पानी का प्रेशर कोई जा ही नहीं पाया। अरे एक उसका पार्ट उसमें होगा। हम जब वर्ल्ड में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे हम। वो अमेरिका के पास में जस्ट बगल में है वो, ठीक है, सारगैसो सागर में डूबा है, ठीक है। वहाँ हम बताएंगे कि कितनी बार लोग वहाँ पे गए हैं टाइटैनिक के पास, किस जहाज़ से गए हैं, कैसे उस जहाज़ के पास पहुँचे। अभी जो वर्तमान में अभी 5 से 4-5 महीने पहले कुछ लोग गए थे वहाँ पे, पाकिस्तान के कुछ लोग थे, कुछ ब्रिटेन के थे, तीन लोग थे। वो लोग गए, लोग डूब गए, मर गए, उसका पता ही नहीं चला। तो हम बताएंगे उसको, कुछ छोड़ेंगे नहीं। बस ये कि आप ध्यान से इधर पढ़ते रहिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। सर कोई उसमें एक लोग बचा भी था ना? कोई नहीं बचा है। तो सब बोलते हैं कि ये कोई लेडी थी, वो बची हुई थी, वो बताती है कि वो तो उस जहाज से तो कुछ लोग बचे गए हैं, उसकी बात नहीं हो रही। ये जो अभी गया था फिलहाल, जैसे ना जो मलबा जो इसका मलबा है वहाँ, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं टाइटैनिक जहाजिया को। पैसा बहुत लगता है, कई सौ करोड़ लगता है, ठीक है। तो पाकिस्तान का बिजनेसमैन था, सौखिया के गया था। बकलोल तो होता ही सब है, पाकिस्तान में बकलोल है, गया था सौखिया के घूमने का, चलो टाइटैनिक जहाज़ देखने गया। देखने कहा कि नहीं, हम इतना 100 करोड़ दे रहे हैं। अपने बाप और बेटा दोनों गए, पाकिस्तान के बिजनेसमैन थे, बाप बेटा दोनों साथ में चले गए। हमारे गांव में सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कभी भी बाप और बेटा को साथ में नहीं चलना चाहिए, अक्सर आप सुनते होंगे। पाकिस्तान वाले खुश हुए हैं, पाकिस्तान सरकार, ठीक है, कि बाप और बेटे को साथ में नहीं चलना चाहिए, अक्सर सुनते होंगे कि रात वगैरह हो, लेकिन लोग बोलते हैं कि बाप और बेटे साथ में नहीं चलने चाहिए। समझे ना, सोच रहा कैसे से चलेगा, सब बाप बेटे नहीं पता था क्या हम सबों को। हमारे भारत वाले सही कहते हैं क्या है, दिमाग कितना सबको। ठीक है। गए टाइटैनिक देख रहे हैं। जिसने बनाया, ऐसा नहीं है कि वो फेल था, वो मिशन बहुत बार सक्सेस हुआ है, बहुत बार लोग गए हैं। इतना प्रेशर है उसके अंदर कि ये वाला जो मशीन इनका गया तो कॉमन है। प्रेशर है कि पूरे समुद्र के नीचे प्रेशर है, पूरे समुद्र के। जैसे आप नीचे जाके ग्रेविटी। ये बताइए, गंगा नदी देखें, डूबे हैं गंगा जी में। कि गंगा जी में पैरवा के नीचे जब डूबते तो आपको कितना प्रेशर लगता है, सोचिए। जा ही नहीं पा रहा सर, पूरे शरीर को छोड़ देते हैं, नीचे जा ही नहीं पाते। आप ऊपर आते हैं, ऊपर आ जाएंगे। तो कितना में, सिर्फ इतना में ही डूबे आप हैं। मान के चलिए टोटल इतना ही डूबे, इतना भी नहीं डूबे आप हैं। हम इतना खड़ा होते हैं तो इतना पानी में डूबते आप हैं, बैठते मतलब जब बैठते हैं तो बैठते हैं, जब इतने पानी में डूबते हैं, अब इतना कम इतना पानी है, उसमें ऊपर आ जाते हैं। और सोचिए कि कितने 1000 मीटर गहरा है, उसका प्रेशर कितना होगा। उसके लिए ऑक्सीजन लगा के जाता है, आप लोग देखते हैं जहाज में जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यमुना नदी। अभी द्वारिका को देखने के लिए सब सबमरीन बना है, सब उसका द्वारिका को देखने के लिए सबमरीन बना है, सब वो भी सबमरीन ही बनी थी, ठीक है। ये यमुना नदी, ठीक। यमुना नदी भी आपके उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। ये भी उत्तराखंड से निकलती है, ठीक। उत्तराखंड से निकलेगी। पॉलिटिकल मैप निकालिए, मैप निकालिए, उसमें बनाइए इसको। मैप लाया है अभी कोई?
पॉलिटिकल की फिजिकल फिजिकल, या तो पॉलिटिकल में बनाइए, पॉलिटिकल बनाइए, पॉलिटिकल। ला मत करा कशी ला लीजिए। हाँ हाँ उसको बोल रहे हैं। निकालिए सर। यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी ये जो भारत का मैप है, 4 महीना में चलो तो मैं ऐसे ही करूँगा। ठीक, इस उत्तराखंड से निकल रही है, हरियाणा का बॉर्डर दिल्ली का बॉर्डर बनाते हुए ऐसे आके गंगा नदी मिल जा रही है। इसको बनाइए, इस तरह बनाइए इसको, ये वाला पहले बना लीजिए, लिख लीजिए यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी लिखिए कि उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। भारत वाले नक्शे में इस तरह बनेगा, निकल रही है उत्तराखंड से, यहाँ से ऐसे आते हुए दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर बनाती है, ठीक है, ऐसे बनाते हुए उत्तर प्रदेश में होते हुए आके मिल जाती है प्रयागराज में, ठीक है। और एक नक्शा बनाएंगे आप लोग ऐसा वाला, ठीक है, ये नदी, अब इसके इधर एक नदी आके मिलती है हिंडन, हिंडन नदी, यहाँ पे है हथनी कुंड बैराज, पीछे ऊपर जो आप बना रहे हैं उसको लिख लीजिए। पहले जो भारत वाले मैप में बना रहे हैं कहाँ से आ रही कहाँ पे यहाँ पे लिख दीजिए यमुना नदी उत्तराखंड से, यूके उत्तराखंड से आ रही है, दिल्ली हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर होते हुए, ठीक है, ये आगे मिलती है यूपी के प्रयागराज में, ठीक, यूपी के प्रयागराज में आगे मिलती है। अब इसका मेन नक्शा जब आप ऐसे बनाएंगे बड़ा वाला, तब इसमें दिखाएंगे कि कौन नदी किधर से आके मिल रही है, कौन सी इसकी पूर्वी नहर है, पश्चिमी नहर, ठीक है। एक और नदी आके मिलती है इससे, यहाँ पे टोन्स नदी, ये जो यमुनोत्री दिख रहा है आप लोगों को, वो यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ जगह है, वहां से निकलती है, वहीं से यमुनोत्री ग्लेशियर का नाम ही पड़ गया है यमुना, ठीक है। जब यमुना पढ़ा तो कौन कौन सी नदी इसके बाएं तट पे आके मिल रही है, कौन कौन सी नदी इसके दाएं तट पे आके मिल रही है, ठीक है, ये सब जानना है। अब उसको बनाइए, हाँ टोन्स, सर ये क्या है मेरा हथनी कुंड बैराज, नदी में बैराज बनाया गया है, बांध है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं क्या, पश्चिमी पूर्वी नहर, यहाँ पे रहेगा ये लगभग, यहाँ पे, ये जहाँ पे है ना, ये यहीं पे, पश्चिमी नहर, पूर्वी नहर, ये हिंडन नदी की मिली है, ठीक है। हिंडन नदी के बाद एक फिर ओखला बैराज, ओखला बैराज, बैराज का मतलब है कि इससे नहरें बनाई गई हैं, ठीक है। इससे देखिए, ये एसएससी के लिए नहीं, हम बता रहे हैं पहले ही, एसएससी इस तरह नहीं पूछता है, एसएससी से उसको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है एसएससी।
इतना नहीं पूछता है क्या, वो तो आगे है। ठीक है, एसएससी जो अब सीजीएल वगैरह देंगे उसमें पूछ देगा। सीजीएल एक मिनी आईएएस है, ठीक है, सीजीएल मिनी आईएएस है, बाकी एसएससी एमटीएस वगैरह जो छोटा है तो उसमें इतना नहीं पूछता, एसएससी में सब नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इसमें पूछेगा। अब इसमें पूछेगा कि इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपुर जगह से हुआ है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, लगभग 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है ये। हाँ दाएं तरफ है, दाएं तरफ से गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पश्चिमी एवं सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की। आपसे पूछ दे कभी, ऑलरेडी ऐसे चल रहा है, कोई आपसे पूछ दे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बोल देंगे यमुना। फिर कहेगी किस तट पे आके मिलती है, तो बाएं तट से कि दाएं तट से, बताएंगे कि दाएं तट से। ठीक है, कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किस जगह से, बंदरपुर जगह से। ठीक है, कितनी ऊंचाई से निकलती है, लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई से। ठीक है, अब उसमें कौन कौन सी नदियाँ की मिलती है, तो बताइए टोंस नदी। टोंस नदी के पास एक बना है बैराज, ठीक है, हथनी कुंड बैराज। आपसे पूछ दे कि हथनी कुंड बैराज कहाँ है, तो बताइए कि हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर बनाया गया है। वो जो है वहीं से पश्चिमी और पूर्वी नहर निकाली जाती है। अभी तो सविता बोले कि सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की, वो जो ऊपर से आ रही थी। कहाँ बोले हैं, स्टार्टिंग में हम बड़ी कहाँ बोले हैं, हम बड़ी कहाँ बोले हैं, दिशा के वो भी होगा ना, दिशा के नहीं, दिशा विभाग दिशा। पूरी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पश्चिमी यमुना नदी है। हम उसमें तो कुछ नहीं बोले हैं अलकनंदा को। और सर बोले आप ये सबसे गहरी जो है उधार। अरे हम ये बोल रहे थे कि जो मुख्य नदी है, आप मुख्य नदी किसे मानेंगे, अगर यही यमुना गंगा से गहरी रहती, गंगा से अगर यमुना गहरी रहती और बहुत ज़्यादा जल रखती ना, तो फिर उस गंगा का नाम गंगा न रख के यमुना रख जाता। ठीक है, तो वो मुख्य नदी है, जो अलकनंदा बताए हैं वो मुख्य नदी है। तो अलकनंदा और भागीरथी की नदी के मिलने से उस गंगा नदी का निर्माण हुआ है। बाकी अलकनंदा में जो नंदाकिनी, पिंडार जो नदियाँ मिल रही हैं आके, वो सब उसकी सहायक नदियाँ जो कि मुख्य नहीं है। हाँ सहायक नदियाँ, वो उस अलकनंदा से ज़्यादा गहरी नहीं है। जो गहरी नदी होगी उसको मुख्य नदी माना जाएगा। जैसे ये गंगा नदी जा रही है, गंगा नदी से जैसे भी जाएंगे कैथी के पास आपसे मिल जाती है गोमती नदी, लेकिन गोमती नदी छोटी है, ये फुल्लर झील से निकलती है, पीलीभीत से। गोमती नदी फुल्लर झील लखनऊ के आगे पीलीभीत है, वहीं से निकलती है, मैदान से निकलती है। ये उसी से देखते होंगे उसका पानी सूख जाता है, बहुत बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो जब इसका बताना होगा तो हथनी कुंड बैराज किस नदी पे बना है, यमुना नदी पे। गंगा की सबसे बड़ी पश्चिमी सहायक नदी है। ठीक है, इसमें टोंस नदी, हिंडन नदी, अब जहाँ हथनी कुंड बैराज बना है वहाँ से दो नहरें निकली है, पश्चिमी नहरें, पूर्वी नहरें। ठीक है, पश्चिमी नहरें, पूर्वी नहरें, ये जो दो नहरें हैं, सर्वाधिक यमुना नदी का जो पानी प्रयोग होता है इसी का प्रयोग होता है सिंचाई के लिए। आगरा वगैरह में इसी नहरों से सिंचाई होती है। ठीक है, आप सोचिए यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, गंगा की सभी नदियों में मिलने से ये जो है सबसे प्रदूषित नदी है। दिल्ली की जितनी भी कंपनियां हैं, हरियाणा की जितनी भी कंपनियां हैं, सभी अपना जो है पानी इसी में डालती हैं। जब आप इतना पानी सब आप इसी में डालेंगे तो उस नदी का हालचाल क्या होगा बोलिए। और दिल्ली की सरकार कहती है कि हम यमुना नदी को साफ कर रहे हैं। पता नहीं इतना बड़ा भर के डिब्बा में लाए, नीला कलर का डिब्बा नहीं होता बड़ा, उसी में एक तेल भर के लाती है, उसी गंगा नदी में छोड़ देती है, कहती गंगा नदी साफ हो गया। ठीक है, उसमें एक तेल पड़ता है, उस तेल का नाम हमको नहीं याद आ रहा है। ठीक है, वो मतलब डालेंगे ना तो पूरा झाग बन के, पूरा जितना गंदा रहेगा सब झाग बन के बह जाएगा वो। तो जब भी छठ आती है, आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली में बिहार के लोग ज़्यादा रहते हैं। दिल्ली में बिहार के लोग, इसी बनारस में बीएचयू के साइड चले जाएंगे ना, बीएचयू के साइड सर्वाधिक बिहार वाले हैं। इस साइड हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन बीएचयू के साइड सर्वाधिक बिहार वाले हैं।
एक बार हम गए थे काम करने के लिए, मतलब फाइनेंस का काम करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हम देखे थे सभी बिहार का, सभी गाड़ियाँ बिहार से लगी हैं। हमको देखिए इधर लोग बिहार के, हम लोग की तरफ पता नहीं चलता, गाजीपुर बलिया, ठीक है। तो जो दिल्ली है, ठीक है, अब दिल्ली और हरियाणा की जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो सब पानी कहाँ गिराती हैं, इस गंगा यमुना में, ठीक है। आप सोचिए कि जब छठ का पर्व आता है तो दिल्ली में बिहार के लोग ज़्यादा हैं, छठ पर्व आता है साफ करना, जैसे मनोज, क्या नाम उनका, मनोज तिवारी, कहाँ के हैं वो, बिहार के हैं, दिल्ली में हैं, छठ मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं जो बिहार में हैं, जितने बड़े बड़े IAS में बिहार में हैं, लोग छठ को बहुत मानते हैं, मतलब बहुत मानते हैं। कितना भी बड़ा अधिकारी होगा छठ मानेगा ही मानेगा, ठीक है। तो छठ को मानते हैं तो गंगा नदी साफ होनी चाहिए, अरे सॉरी यमुना नदी, हाँ जाते ही कहाँ है? तो यमुना नदी साफ करते हैं, ठीक है। जब यमुना नदी साफ करेंगे, नहीं है चाहते हैं कि लोग, आप बाल्टी में कर रहे हैं, लोटा में कर रहे हो, अब आपकी बात है। वो लोग बिना पानी में जाए लोग मानते नहीं हैं। जब तबीयत खराब रहेगी, कुछ रहेगा ज़्यादा, तभी पानी में नहीं जाएंगे, बिना पानी में बिहार वाले कहीं मानेंगे ही नहीं। अरे गंगा नदी पटना घाट जो है तो पूरा भर जाता है। घाट वगैरह जो दिल्ली में मतलब नदी की टाइप कर रहे हैं, वहाँ पे लोग नहीं जाते उतना। जैसे जो नदी का किनारा है वहाँ लोग जाते हैं, तो यमुना जो नदी है ना, जब छठ आती है तो उसमें वो तेलवा डाला जाता है, वो तेलवा जब डाला जाता है, केमिकलवा जब उसमें डाला जाता है ना, तो नदिया में झाग बनता है, वो इसलिए केमिकलवा डाला जाता है कि जो इसमें कचरा सब साफ हो जाए। यूपी बिहार के लोग दिल्ली में है ना, नहीं करते हैं कि लोग प्रचार कर रहे हैं ना, प्रचार कर रहे हैं उसका, सब लोग कर रहे हैं। अरे यही के लोग वहाँ है ना, नहीं कर रहे हैं, आप देखिए बहुत देखा नहीं करते हैं। वहाँ के ये बिहार के लोग वहाँ पे है ना, ठीक है। तो ये जो है नहर, अब इसको साफ करने के लिए लगे हैं लोग, तो ला के केमिकल डालेंगे तो कुछ डालते हैं, ठीक है। अभी जो नदी है गंगा में शहर में सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। लगभग 1350 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसकी लगभग 1350 किलोमीटर लंबाई है। ये नदी इलाहाबाद में, जिसका नाम प्रयागराज था पहले, सॉरी अब प्रयागराज है, ठीक है, इलाहाबाद में आके गंगा से मिलती है, जहाँ पे इसने ये प्रयाग संगम का निर्माण करती है, ठीक है। इलाहाबाद में आके इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। इलाहाबाद के बाद ये पता नहीं चलेगी, बस इलाहाबाद तक ही है, उसके बाद फिर आगे गंगा मिल जाएगी। जैसे वो जब गंगा आती है, हम अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाले थे, उसमें गंगा नदी आ रही है इस साइड से, ये आके मिल रही है इस साइड से, फिर आके बढ़ के ऐसे जा रही है प्रयाग संगम पे, ठीक है। तो ये आके प्रयाग में मिल रही है गंगा नदी से, ठीक है। अब इसके बाएं तट से कौन कौन नदी आ रही है, टोंस, हिंडन, ठीक। इस पे कौन कौन से बैराज बनाया गया है, ओखला बैराज, ओखला एक जगह है दिल्ली में, ओखला बैराज, हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज ज़्यादा पूछता है, ठीक है। किस नदी बनाया गया है, यमुना नदी पे, ठीक है। यमुना जो नदी है हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर टच करते हुए उत्तर प्रदेश में आके प्रयागराज में, इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। ये सीमा साझा करती है, हरियाणा का और दिल्ली का और उत्तर प्रदेश का सीमा बनाती है ये यमुना नदी, ठीक है। इसमें बाएं तट से मिलने वाली जो नदी है, सॉरी दाएं तट से ये बनास, चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, ये नदियाँ आके इसके दाएं तट से मिलती हैं, ठीक है। ये इतना विस्तार आपके यमुना का है, लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। इतना प्रदूषित ही है, इतनी कंपनियां इसमें डालती है कि इससे कौन खेती करेगा। अगर खेती उससे होगी तो मिट्टी लवड़ी हो जाएगी, ठीक है, जैसे नमक जैसा, ठीक। जब किसी भी कंपनी, हाँ, उपज नहीं होगा तो मिट्टी जो है ना खराब हो जाती है, ठीक है। जब मिट्टी ज़्यादा खराब होगी तो उसमें उपज ही नहीं होगा, ठीक है। तो उस साइड की मिट्टियाँ देखेंगे तो आप लोग रेतीली होती जा रही हैं, ऊसर टाइप होती जा रही हैं, ठीक है। ये इसी को रीजन है, यही वजह है। अरे हम गए थे पर हम देख रहे थे कि हम लोगों की सिर्फ 72 एरिया उस साइड की है, तो पता नहीं कैसे शाहजहाँ ताजमहल बनवाया उतना अंदर, उस टाइम सही रहा। ठीक है। उस समय गंगा यमुना इतनी गंदी फैक्ट्री थी ही नहीं, ऐसे 400-500 साल पहले कहाँ फैक्ट्री थी उतनी, ठीक है। तो कहाँ उतना यमुना नदी गंगा में नहीं रहती होंगी, ठीक है। तो बनवाया होगा तो सुंदर दिख रहा होगा, अब वही उसका एकदम पूरा बेकार कर दिए सर। जाएंगे यमुना नदी के तट पे, हम गए थे यमुना नदी के तट पे,
वहाँ से देखने पे कहीं उधर गधा चल रहा है साइड में, तो कहीं भैंसा चल रहा है, यही सब चल रहा है, हमको देख लीजिए। कहीं से धुआं निकल रहा है, साइड से बाहर एकदम फैक्ट्री निकल रही है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, ताजमहल का जबरदस्ती लोग पीला कर रहे हैं। अरे 7वां अजूबा है, 8वां तो आ ही गया, 8वां बताए हैं ना, अंकुर वाट मंदिर, ठीक है, कंबोडिया में, ठीक है, 8वां आ गया है, अब 9वां हमारे यहाँ की महिलाएं होंगी, ठीक। तो ये जो है हमारे यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, मंदरपुर से निकलती है, ठीक है। इस नदी के बारे में आपको इतना जानना है, ठीक। इसके आगे आपकी नदी है चंबल, चंबल नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी है। जो विंध्याचल आप जानते हैं उन्हीं के नाम पे विंध्य पर्वत श्रेणी जो है, ठीक है, उसी विंध्याचल के पर्वत श्रेणी से निकलती है आपकी चंबल नदी, ठीक है। ये जो बनास नदी है, पीडीएफ में लिखा गया है, बनास नदी अरावली के, आप जो है अरावली के आप किस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो पूर्वी साइड से निकलता है, उस साइड से देखेंगे तो पश्चिमी साइड से निकलता है, लेकिन आप इधर से देखेंगे यानी अरावली के ये पूर्वी तट से निकलता है, ठीक है। अरावली के पूर्वी तट से बनास निकलेगी, ठीक। निकलने के बाद टोंक ओवर, राजस्थान में टोंक जगह है, ठीक है, टोंक जो होते हुए ये आके चंबल में मिल जाती है, ठीक है। फिर निकलती है चंबल। ये बनास जो है चंबल की सहायक नदी है, किसके, बनास चंबल की सहायक नदी है। चंबल निकलती है विंध्य की पर्वत श्रेणी से, काली सिंध में निकलती है विंध्य की पर्वत श्रेणी से, ठीक है। ये जो चंबल नदी है ये बड़े बड़े महाखंड का निर्माण करती है, बड़े बड़े बिहड़ का निर्माण करती है। जैसे गाँव में देखेंगे ऊसर, जब ऊसर देखते हैं गाँव में, तो ऊसर जब देखेंगे तो कहीं बड़ा है, फिर गहरा टाइप, जैसे भट्ठा देखें टूटा हुआ भट्ठा देखें, जो टूटा हुआ भट्ठा हो, भट्ठा नहीं टूटा हुआ भट्ठा, अच्छा, जो नीचे भट्ठा के नीचे जो ईंटा बनाया था, हाँ, जो गलियाँ बनाई जाती है ना भट्ठवा की, ठीक है, वैसे वैसे खड्डों का निर्माण करती है चंबल नदी। इसी चंबल की नदियों में डाकू रहते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं चंबल के डाकू, बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। आप लोग चंबल मूवी देखे, वीरप्पन, एक वीरप्पन सिंह बहुत बड़ा बदमाश हुआ, ठीक है, उस पर एक मूवी बनी वीरप्पन सिंह, ये इस वहाँ खड्डों में ही रहता था, इसलिए कि कोई जाने नहीं पाता था, इतनी नदियाँ काटी छाटकी है, पता नहीं किस में छुप जाते थे, पुलिस वाले जाते थे, सबको पकड़ के मार देते थे सब, ठीक है। तो इसीलिए ये जो चंबल नदी है बड़े बड़े बिहड़ों का निर्माण करती थी। इसी में आपकी एक लड़की बहुत पली बढ़ी जिसका नाम है बैंडिट क्वीन, जिसके नाम पे मूवी बनी है, ठीक है, उनका नाम हमको इसमें फिलहाल में याद नहीं आ रहा है, ठीक। बैंडिट क्वीन नाम की मूवी बनी, वो समाजवादी पार्टी से सांसद भी रही है। अरे उनका नाम है फूलन देवी, फूलन देवी के नाम पे ही एक मूवी बनी बैंडिट क्वीन। उस महिला के साथ उच्च जाति के लोगों ने निर्वस्त्र करके रेप किया, रेप करने के बाद उस महिला को पूरे गांव में निर्वस्त्र करके घुमाए, पानी भरने के लिए बोले कि जाओ पानी भर के लेके आओ। क्यों? क्योंकि निचली जाति थी वो महिला, इसलिए उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया। वही फूलन देवी जब बहुत बड़ी बदमाश बनी, हम खैर बदमाश उनको नहीं कहेंगे, उनको अपना रक्षक कहेंगे खुद के लिए, दुर्गा की रूप आई, वो दुर्गा के रूप में आई। जितने लोग उनके साथ गलत काम किए थे ना, लाइन से खड़ा करा के सबको गोली मार दी, सबको गोली मार दी वो लड़की, ठीक है। लेकिन खैर गोली मारी, बाद में उनको भी मार दिया गया, तो वो समाजवादी पार्टी से सांसद रही वो फूलन देवी, ठीक है। मुलायम सिंह यादव उनको मतलब बहुत प्रोत्साहन दिए, ठीक है। तो वो इसी घाटी में पली थी, इधर के डाकुओं से आके मिली। भाई अब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जाएंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही होगा, लेकिन जो इतना सहते आया है वो और थोड़ा बर्दाश्त कर लेगा, वो और बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जब उतनी उभरी हो तो दिखाई कि नहीं हम भी कुछ हैं, और दिखाई ऐसे कि तुम उच्च जाति के हो, ठीक है, लेकिन लेवल तुम्हारा वही है जो हमारा था। खड़ा करके मारी, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोला, ठीक की हो, केस तो सबके ऊपर चलता है, छूट गया है, चला कुछ दिन, फिर सांसद वगैरह बने, रास्ते में कहीं जा रहे थे, गोली मार दिया गया उनको। लेकिन उस महिला ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया है कि हम भी कुछ हैं, तो उन्हीं के नाम पे तो बैंडिट क्वीन मूवी में बनी, ठीक है। तो ये जो चंबल नदी है कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वत श्रेणी से, ठीक है। और ये बनास नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। चंबल नदी बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है, ठीक है। ये काली सिंध भी यही विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है, ये भी, और ये एक अभी तो सोन अलग है, ठीक है। ये जो नदियाँ हैं ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा जो ज़्यादा होगा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए इतना ही। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे या तो रामगंगा या तो सोन, अभी और गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बंद करिए, कितना टाइम बना है?